हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 24 जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। हम लोग बात करेंगे अहोम किंगडम के बारे में। तो देखो गाइस, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अहोम राज्य जो है उसके संस्थापक का क्या नाम है, कौन फाउंडर है अहोम किंगडम के। तो याद रखिएगा, छौलुंग सुक्फा। छौलुंग सुक्फा जो है वो फाउंडर है अहोम किंगडम के। इन्होंने स्थापना करी थी अहोम किंगडम की। तो हम लोग थोड़ी सी बात जो है वो इनके बारे में करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में आया हुआ है और इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हम न्यूज में क्यों आया ये टॉपिक वो आगे चल के बताऊंगा, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 13th सेंचुरी के ये शासक थे छौलुंग सुक्फा। इन्होंने अहोम किंगडम को स्टैब्लिश किया था और कहा जाता है कि असम के अंदर अहोम किंगडम जो है उसका राज हम लोग को 600 सालों तक देखने को मिला है। 600 ईयर्स तक, 6 सेंचुरीज तक रूल किया है अहोम किंगडम ने असम के ऊपर। राइट, तो मैप में आपने देख लिया, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है और यहाँ पर ये एस्टैब्लिश्ड हम लोग को अहोम किंगडम देखने को मिल रहा है। और काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि अहोम किंगडम की जो जड़ें हैं वो बर्मा में, बर्मा यानी कि एट प्रेजेंट म्यांमार के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं। और गाइस, हुआ ये था, इनकी स्टोरी हम लोग जानते हैं। तो कहा जाता है कि 1215 पर इन्होंने चाइना के अंदर एक जगह है एट प्रेजेंट यूनान, वो उस समय माउलुंग नाम से हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ये जो जगह थी वहां से इन्होंने 9000 लोगों के साथ अपनी यात्रा शुरू करी थी। यानी कि आप कह सकते हो कि इस जगह को इन्होंने छोड़ा था और फिर वो दूसरी जगह सेटल होने के लिए आगे बढ़े थे। उस दौरान फिर ये अपर बर्मा गए। अपर बर्मा यानी कि अपर रीजन जो हम लोग को करंट म्यांमार का देखने को मिलता है। तो वहां पर ये पहुंचे थे 13वीं सेंचुरी में और उसके बाद आसाम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र वैली हम लोग को देखने को मिलती है वहां पर जाकर ये सेटल हुए थे। और एग्जैक्टली कहां पर, तो ये चराई देव जो जगह हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिलती है वहां पर इनका सेटलमेंट जो है वो हुआ था। वहां पर जाकर ये सेटल हो गए थे। ये 1235 में फाइनली यहां पर अपर आसाम में आकर सेटल हो गए थे। और फिर यहां पर इन्होंने एक छोटा सा एक किंगडम जो है वो शुरू किया था। स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा सा था ये किंगडम, फिर धीरे धीरे करके एक वास्ट जो है वो हम लोग को अहोम साम्राज्य देखने को मिलता है एट प्रेजेंट। यानी कि धीरे धीरे करके इन्होंने छोटे से शुरुआत करी और धीरे धीरे करके एक बड़ा किंगडम इनका बन गया था। अब देखो, यहां पर ये आए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब कोई भी इंडिविजुअल एक अपनी लोकेशन को छोड़कर दूसरी नई लोकेशन पे आकर सेटल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी काफी सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। जैसे कि जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जब आप पहुंचेंगे तब ऑब्वियस सी बात है उस डिस्ट्रिक्ट को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि वहां पे काफी सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़े स्टार्टिंग में, क्योंकि काफी सारे ऐसे जो मंत्री वगैरह जो होते हैं उनसे आपको डील करनी पड़ेगी और जो काफी सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, राइट, अलग प्राइवेट सेक्टर के भी, तो उनसे भी आपको डील वगैरह करनी पड़ेगी। तो उनको समझने में, उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे एनवायरमेंट को सीखने में, यानी कि समझने और सीखने में आपको समय लगेगा काफी। वैसे ही ये भी यहाँ पर आए थे तो उनको भी काफी सारे चैलेंजेस झेलने पड़े थे। काफी सारे लोगों से इनकी मुठभेड़ वगैरह भी हुई थी, राइट। बट क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। इनकी जो एग्रेसिव जो पॉलिसी हम लोग जो जनरली देखी थी हम लोगों ने 13वीं सेंचुरी के दौरान, आप जानते हैं 13th-14th सेंचुरी में जितने भी बाहर से जो लोग आते थे वो यहाँ पर आकर एग्रेसिव पॉलिसी करते थे, मारा पीटी और वॉर दंगे हम लोग को देखने को मिलते ही रहते थे। बट इनकी पॉलिसी उनसे काफी अलग थी। इनकी पॉलिसी जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो उससे काफी ज्यादा अलग थी। ये यहाँ पर आकर सेटल हुए थे और इनका मेजर पर्पस जो था वो ये था कि सब लोग पीसफुली रहें, राइट, कोई भी जो है वो अटैक ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये मेन सोच जो थी, आइडियोलॉजी जो थी वो इसके फाउंडर की थी, अहोम किंगडम के छौलुंग सुक्फा की, राइट। तो ये एक जनरल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बट हाँ, छोटे मोटे जो है वो मुठभेड़ तो चलती रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नई जगह पे आएंगे तो चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे, बट खुद से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इनकी खुद की लैंग्वेज भी थी, इनके खुद का धर्म भी था। और कहा जाता है कि काफी सदियों तक, काफी सेंचुरीज तक इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था और असामीज लैंग्वेज जो है वो हम लोग को इनकी देखने को मिली थी काफी सेंचुरीज तक, राइट। और ये भी कहा जाता है कि ये जब आए थे तब मैंने आपको बताया था कि 9000 की संख्या इनकी हम लोग को देखने को मिली थी। बट फिर अभी एस्टिमेशन की अगर हम लोग बात करें आज की रेट की, तो ये करीब 40 से 50 लाख लोग से या फिर उससे ज्यादा हम लोग को लगभग देखने को मिलते हैं,
अहोम किंगडम के जो है, अहोम कम्युनिटी के हैं बेसिकली जो लोग, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस असामीज कल्चर के अंदर सुकफा का इतना इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को क्यों देखने को मिलता है, छोलुंग सुकफा का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी एक जो पॉलिसी जो थी वो एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं थी, पीसफुल पॉलिसी लेकर ये चले थे। तो इन्होंने क्या किया था, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर रहती थी उनके साथ अपने बेटर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी थी, जैसे कि सूतिया, मोरान और कचारीज। जैसे कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं कि सूतियाज, मोरान या कचारीज जो है वो कहाँ की कम्युनिटी है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम लोग को ये ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलती है, राइट। तो इनके साथ इन्होंने अपने रिलेशन जो है वो डेवलप करना शुरू किया, और यही एक वजह है, कहा जाता है कि इन्होंने काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स को अपने साथ जोड़ के रखा था, और इसीलिए इसके आसपास की जो एरियाज हैं, जो अलग अलग किंगडम हम लोग को देखने को मिलते थे उस पीरियड में, तो उनके साथ भी जो है वो इनके कोई इतने मुठभेड़ जो है वो नहीं हुए थे, क्योंकि इन्होंने एक पीसफुल पॉलिसी अपनी अपनाई थी कि हम लोग को जो है वो पीस से रहना है और सबको एक साथ मिलकर रहना है, राइट। तो ये इनका जो है वो एक हम लोग को आइडियोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो कि एक इनकी स्ट्रेटेजी देखने को मिली थी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। और आज की डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिक्स कल्चर एक प्रकार का हम लोग को हर एक जो किंगडम वहां के आसपास का जो था, हर एक किंगडम जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग बताया था, तो उसका जो मिक्स कल्चर हम लोग को यहाँ पर असम के अंदर देखने को मिलता है, राइट। तो ये इसकी एक बड़ी वजह है। और यहाँ पर इंटर मैरिजेस भी बढ़ गई थी, राइट, क्योंकि दूसरे किंगडम के लोग जो है वो उनकी मैरिजेस जो है वो अहोम किंगडम के अंदर होती थी, अहोम किंगडम के लोग की मैरिजेस जो है वो दूसरे किंगडम के लोगों के साथ होती थी। तो ये ऐसी चीज जब इन्होंने करी थी एक, तो उससे क्या हुआ, एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया आसपास के किंगडम्स के बीच में, राइट। और पीसफुल तरीके से ये लोग रहते थे। और कहा जाता है यही एक वजह है जिसके कारण इनको आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम या फिर ग्रेटर असम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वास्तुकार थे ये आसाम के, महान आसाम या फिर ग्रेटर असम या बोर असम आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसाम के आर्किटेक्ट किनको कहा जाता है, तो ये सुकफा जो है, छोलुंग सुकफा, जो अहोम कम्युनिटी, अहोम किंगडम के जो रूलर जो है, जो थे, जो शासक जो थे, संस्थापक थे, फाउंडर थे, तो उनको ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए, इतनी सी बात है, राइट। और ये अभी टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक अरेस्ट वारंट ऑर्डर जारी किया था। ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थे जिन्होंने छोलुंग सुकफा को कह दिया था कि ये एक चाइनीज इन्वेडर है, यानी कि चाइना से आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने इन्वेड कर दिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो ये इनके, अभी आप जानते हो कि अभी चाइना को लेकर इश्यूज वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये राजनीतिक टिप्पणीकार जो होते हैं, एनालिटिक्स जो करते हैं राजनीति के ऊपर, तो वैसे ये कमेंटेटर जो थे, तो उन्होंने ये वाले जो स्टेटमेंट दिए थे, इसको लेकर आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो ये एक चीज थी, हालांकि इसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि न्यूज में क्या चल रहा है। बाकी मेन जो काम की चीज थी वो ये थी, इसको मैंने आपको जो डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब गाइस यहाँ पर बात करेंगे मधेशी के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है मधेशी किन लोगों को कहा जाता है, तो सदर्न नेपाल में जो रहने वाले लोग हैं उनको मधेशी कहा जाता है। यहाँ पर एक तराई रीजन है, तराई एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मधेशी कहते हैं। और ये जो लोग हैं गाइस, ये इनके काफी सारे कास्ट वगैरह जो है, एथनिसिटी वगैरह जो है, वो बिल्कुल सिमिलर हम लोग को देखने को मिलती है बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में इंटर मैरिजेस करते हैं। आप गौर दीजिएगा ये वाले इस मैप में, आप देखो ये नेपाल, आपको ये कंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये देखो आप, ये नेपाल की पूरी कंट्री टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये वाला जो रीजन है इसका, नेपाल का सदर्न रीजन, ये मधेश रीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हो नेपाल में यहाँ से लेकर आप जो है वो इतना पूरा बिहार को कर लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, तो ये जो पूरा रीजन है ये मधेश का हम लोग को रीजन देखने को मिलता है। अब ये बिहार में रहने वाले लोग और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, तो ये क्या करते हैं गाइस, ये जो है वो मैरिज करते हैं नेपाली सिटीजन्स के साथ, और ऐसे इंटर मैरिजेस इनके बीच में होती रहती है। और ये इंटर मैरिजेस ही एक वजह है जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि मधेशी जो हैं, उनके कल्चर, उनके कास्ट वगैरह, उनके ट्रेडिशंस वगैरह, एथनिसिटी वगैरह काफी ज्यादा सिमिलर है बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी एक आइडिया होना चाहिए। तो ये तो पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब जो मेन चीज जो न्यूज में है उसकी जो हम लोग बात करेंगे गाइस, ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अभी आप देखिए गाइस, हो क्या रहा है, नेपाल एक बिल लेकर आया है, राइट, जिस बिल के तहत नेपाल जो है वो अमेंड कर रहा है नेपाल के सिटीजनशिप एक्ट को। अब सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने पर ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि किस प्रकार से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो इसमें अब से जो भी फॉरेन महिलाएं यानी कि ज्यादातर इंडिया की बात हो रही है क्योंकि इस रीजन पर ज्यादातर हम लोग को इंटर मैरिजेस देखने को मिलती हैं। तो कोई भी फॉरेन महिला, यानी कि कोई भी महिला अगर बिहार से या उत्तर प्रदेश से जाती है नेपाल शादी के पर्पस से, या फिर एक नेपाली से शादी करती हैं, तो उस समय उस महिला को 7 साल लगेंगे
नेचुरलाइज सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, यानी कि 7 ईयर्स लगेंगे नेपाली सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। और इस 7 साल के दौरान 7 अधिकार भी उनको दिए जाएंगे, जिनमें से कहा यह भी जा रहा है कि उनके पास अगर जब तक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जब तक वो नेपाली सिटीजन करार नहीं हुई है, तब तक भी इवन उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी प्रकार के बिजनेस कर सकती हैं, राइट, किसी प्रकार की अर्निंग कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं, किसी भी एसेट को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, तो उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो, ये सिटीजनशिप एक्ट जो ये लेकर आए हैं, इसमें एक जनरल चीज हम लोग को ये देखने को मिली है, बट इस प्रकार की चीजें नेपाल क्यों कर रहा है, तो उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। इसकी आप लोग को पता होगा कि नेपाल और इंडिया के टर्म्स अभी एकदम से थोड़े से खराब हुए हैं। किस वजह को लेकर? अभी नेपाल ने अपनी कंट्री का एक पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए, जिसमें कुछ विवादित एरिया थे, जैसे कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक। तो ये जो एरियाज जो थे गाइस, स्पेशली काला पानी की अगर हम लोग बात करें, तो इसने डिक्लेयर कर दिया था कि काला पानी जो एरिया है ये नेपाल की टेरिटरी के अंदर आता है, बट काला पानी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये एरिया इंडिया का है, बट नेपाल जो है वो हमेशा से और बार बार जो है वो बोलता रहता है कि ये जो काला पानी का जो एरिया है, लिपू लेक का एरिया है, वो नेपाल की ऑफिशियल टेरिटरी है। बट इसने जो अभी एक नया मैप जारी किया है, इसमें इसने दिखा दिया है कि काला पानी का एरिया नेपाल के कंट्रोल में। इसको लेकर थोड़े से टर्म्स जो है इंडिया और नेपाल के बीच में खराब हुए हैं, और इसी चीज को लेकर ये नेपाल की कुछ इस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही है। ठीक है, कि क्योंकि देखो, मधेश जो रीजन है, ये क्रॉस बॉर्डर किंगशिप यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, वही मैंने आपको बताया था, रिश्तेदारी जो मतलब क्योंकि इंटर मैरिजेस वगैरह यहाँ पर होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ये जो इसके जो नए सिटीजनशिप जो कानून वगैरह जो आए हैं, वो कहीं ना कहीं से ये रिलेशनशिप जो है उसको भी थोड़ा सा जो है वो खराब करेंगे, एक तरह से कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और हालांकि नेपाल की ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपोज किए हैं इनके जो ये चेंजेस वगैरह जो ये लेकर आए हैं, बट नेपाल का कहना ये कि इंडिया ने भी सिटीजनशिप रूल्स जो है वो जिस प्रकार से चेंज किया है, उसी के चलते नेपाल की भी गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स को चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं आना है, मेनली ये वाली चीज आप थोड़ी सी याद रखो, और जिस चीज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है वो चीज मैं आप लोग की ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। 14 मई 2020 का ये आप वीडियो देखिए, इसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा जो चैनल है ओनली करंट अफेयर नाम का, यूट्यूब में एक चैनल है, अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में चले जाइए, वहां पर आपको ये चैनल मिल जाएगा ओनली करंट अफेयर नाम का। तो आपको उस चैनल पे जाकर 14 मई 2020 का वीडियो देखना है, और यदि अगर नहीं मिलता है तो आप फेसबुक पर जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अगर आप यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो नीचे ओनली करंट अफेयर चैनल पे देख रहे हैं और अगर आपको ये वाली लिंक नहीं मिलती है तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये वाली लिंक दे दूंगा। या फिर इन सिंपल यार यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च कीजिएगा 14 मई 2020, आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर, सबसे पहला वीडियो होगा वो यही वाला होगा। इस वीडियो में 13 मिनट 45 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। अभी इतना ही टॉपिक नहीं देखना है आपको, इसके अलावा एक और लेक्चर देखना है आपको, या आपको 11 नवंबर 2019 का लेक्चर देखना है, जिसमें मैंने आपको काला पानी टेरिटरी के बारे में काफी डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको पूरी चीजें जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इंडिया और नेपाल के बीच में जो अभी गड़बड़ी चली है उससे रिलेटेड, जो कि आप मेंस में भी उपयोग करेंगे और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, ये 11 नवंबर पर 8 मिनट 5 सेकंड पे आपको मिल जाएगा। ये है हमारा ओनली करंट अफेयर नाम का चैनल। ठीक है, इस पे जाके आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यहां पर बात हो रही है स्वाभिमान आंचल के बारे में। तो स्वाभिमान आंचल कहां पर है, तो आप ये वाला एरिया देखो, ये ओडिशा का देखो, ये सदर्न रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही आप देखोगे ये है कट ऑफ एरिया के नाम से ये जाना जाता था, स्वाभिमान आंचल आज की डेट में हम लोग इसको कहते हैं। मलकनगिरी जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को ओडिशा के अंदर देखने को मिलती है, मलकनगिरी, तो वहीं पर ही जो है ये मौजूद है। आप देख सकते हो ये कट ऑफ एरिया ये वाला। ठीक है, अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे गाइस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डायरेक्टली इस एरिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये एरिया देख लिया, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से और 3 इवन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो एरिया है गाइस, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, राइट, और इस चीज का फायदा उठाते हुए नक्सलाइट जो है वो यहाँ पर आकर छुप जाते हैं, यहाँ पर आकर अपनी शरण ले लेते हैं। तो ये नक्सलाइट्स का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर ओडिशा के जो मॉइस्ट वगैरह जो है, आंध्र प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के, तो ये स्वाभिमान आंचल पे आकर जो है वो रुकते हैं। और अभी न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि ओडिशा पुलिस ने इस एरिया पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए
जो है वो काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अपने शुरू किए हैं, स्ट्रेंथन करने की प्रैक्टिस जो है वो जारी करी है, चालू करी है। अब देखो गाइस, इसमें एक एनालिसिस हम लोग करेंगे। देखो, आप लोग को एक चीज पता होगी, जनरल एक चीज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा ऐसी चीजें जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ये रोड के बीच में डिवाइडर है, ठीक है। अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट यहां पर हो जाता है इस रीजन पे, ठीक है, अब आपने किसी पुलिस को बुलाया, ठीक है, यहाँ वाली पुलिस को आपने बोला कि यार ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस आएगी और बोलेगी यार ये वाला क्षेत्र जो है वो हमारे अधिकार में नहीं है, आप ये फलाना पुलिस थाने पे जाके देख लो, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। ये वाला पुलिस थाना जो होगा वो इस तरफ होगा। तो भले ही ये पुलिस थाना जो है वो इसके नजदीक है, बट ये वाला जो क्षेत्र होगा वो इस पुलिस थाने के अंदर आएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या जानते हो, ये तो मैंने आपको एक जनरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाली बात बता दी कि थाने की काफी सारे थाने होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको पता होगा। तो ये वाली चीज हम लोग को, अलग अलग पुलिस थाने का क्षेत्र अधिकार जो होता है वो अलग अलग होता है। और पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। वैसे ही हम लोग को स्टेट में भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो ओडिशा में जाकर किसी कैदी को नहीं पकड़ सकती, ना ओडिशा की पुलिस जाकर छत्तीसगढ़ में पकड़ सकती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के साथ भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब आप देखिए, ये वाला जो रीजन आपको जहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग को ये वाला एरिया देखने को मिलता है, मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा की, वहां पर कट ऑफ एरिया जिसको स्वाभिमान आंचल हम लोग कहते हैं। तो वैसे ही जब ये नक्सलाइट यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जैसे कोई नक्सलाइट छत्तीसगढ़ से भगा, छत्तीसगढ़ से भग के ओडिशा में यहाँ पर आकर छुप जाएगा, ठीक है। ओडिशा से भगेगा तो ये इस एरिया पर आकर थोड़ा सा बाहर निकल के जो है वो छुप जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल बाउंड्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, बॉर्डर एरिया है पूरा ये, राइट, और तीनों तरफ से पानी से जो है ये घिरा हुआ है। तो इसके चलते इन लोग को जो है वो फायदा भी मिल जाता है, जोग्राफिकल फायदा मिल जाता है छुपने उपने का। और दूसरी बात, एक अगर टेक्निकलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस से भी बच जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश से छुपकर यहाँ पर आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश से निकल के और छत्तीसगढ़ से निकल के यहाँ पे आते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर एंटर नहीं होगी, ना ये आंध्र प्रदेश की पुलिस यहाँ पर नहीं एंटर होगी, और ओडिशा की अगर पुलिस आती तो वो यहाँ से हटके थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पर चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसी चीज को लेकर अभी ओडिशा की पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो क्रिएट कर रही है, ठीक है, इस एरिया पर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये चीज थी, बड़ा आप लोग को स्वाभिमान आंचल क्या है उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। क्या पता आपसे ऑप्शन में लिख लिया जाए स्वाभिमान आंचल क्या है, तो ओडिशा के अंदर एक क्षेत्र है, या फिर एक क्षेत्र, एक स्कीम, या फिर ऐसी चीज आ सकती है ना, ऑप्शन में स्कीम भी लिख दिया जाएगा। तो क्या पता काफी सारे बच्चे सोचे कि अरे हाँ यार, स्वाभिमान आंचल तो एक स्कीम भी हो सकती है, राइट। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये था पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे टॉपिक्स। अब हम लोग पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बात हो रही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये माइग्रेंट वर्कर्स की स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जो वर्कर्स कोरोना वायरस के समय पे अपने अपने गांव चले गए हैं, राइट, आप लोग को पता होगा उसके बारे में। तो उनके लिए स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो शुरू करी है। 125 दिन का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के पर्पस के लिए। यहाँ पर 11 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। 50,000 करोड़ रुपए का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है जॉब क्रिएशन का, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। 6 राज्यों की ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स बताई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और बिहार। और कहा जा रहा है कि ये वो 6 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए हैं, राइट, पिछले 3 महीनों के दौरान। तो उनको 125 दिन का काम जो है वो दिया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर आपको पता होगा 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है, बट राजनाथ सिंह जी ने उसको 150 डेज जो है वो कर दिया था, आपको पता होना चाहिए, राइट, पहले जब वो होम मिनिस्टर थे, राइट। तो उस दौरान उन्होंने किया गया था, बट फिर भी आज भी काफी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में 100 डेज का वर्क बताया जाता है, बट 150 डेज का वर्क जो है वो कर दिया गया। बट फिर भी अगर ऑप्शन में अगर आ जाता है 100 डेज और 150 नहीं लिखा है तो आप 100 डेज को मार्क कीजिएगा। अब दोनों आ जाता है तो फिर वो बाद में यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के ऊपर कि वो किसको मार्क करेंगे। बट 100 डेज 150 डेज दोनों है, बट काफी सारे न्यूज वगैरह में भी आज भी 100 डेज आता है, बट फिर भी जो है वो प्रीवियस ईयर में उसको 150 डेज बढ़ा दिया गया था। तो एक जनरल अपडेट आप रख लो, बाई चांस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था तो कंफ्यूज मत होना। 150 अगर लिखा होगा तो उस पर मार्क कर देना, बट अगर 100 150 लिखा हो तब वो मैं कुछ नहीं कर सकता यार। अब आप दोनों 100 में ही करना, वैसे तो काफी सारी जगह पे ऑफिशियल 100 ही है, बाकी 150 डेज तो कर दिया गया, ठीक है। चलो एनीवेज, इस ये जो स्कीम जो लाई गई है गाइस, तो इसमें बताया जा रहा है कि 25 वर्क एरियाज होंगे जहां पर काम दिया जाएगा। गांव क्षेत्र के अंदर ये काम दिया जाएगा, अलग अलग चीजों के डेवलपमेंट के पर्पस के लिए ये काम हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि विलेजेस के लिए जो काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें होती हैं जो विलेज को आवश्यकता होती है जिसकी, जैसे कि प्लांटेशन वगैरह हो गए, राइट, और रूरल एरियाज के अंदर जो रूरल हाउसिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा
पीने के पानी के लिए काफी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जल जीवन मिशन के थ्रू, पंचायत भवन के थ्रू, कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरह बनते हैं, राइट, रूरल मंडीज वगैरह बनती है, गांव के जो रोड्स होते हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो जो चीजें हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप बस सिंपल याद रखो कि एक जो है हम लोग को एम्प्लॉयमेंट स्कीम देखने को मिल रही है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम यहाँ पर ये बताई जा रही है। 125 वर्क डेज का मैंडेट आप थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी ये वाली चीज भी आ जाती है। ठीक है, अब गाइस हम लोग बात करेंगे सीक्रेट बैलेट के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि सीक्रेट बैलेट को ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वोटिंग मेथड है जिसमें वोटर की जो चॉइस होती है गाइस इलेक्शन के दौरान, वो एनोनिमस की तरह हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप वोटिंग डालने जाते हो तो उस समय क्या आपको कोई फॉर्म भरना रहता है क्या? नहीं ना, कि उस फॉर्म में ये तो नहीं लिखना रहता कि आपको आप किसको वोट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर वहां पर आपसे कोई पूछता तो नहीं है कि आपने किसको वोट दिया, या फिर वोटिंग देते समय जो है वो आप जिस पर भी वोट डाल रहे हो तो उसके उस वोटिंग के साथ साथ आपका नाम तो जाता नहीं है, राइट। तो वोटिंग टोटली जो होती है वो एनोनिमस हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि उसमें पता नहीं लगता कि किस इंसान ने वोट दिया है, क्या दिया है, राइट। तो ये बेसिकली किस पर टारगेट करती है? इस प्रकार का जो सिस्टम है सीक्रेट बैलेट का, ये टारगेट करता है कि जो पॉलिटिकल प्रिवेसी का गोल जो है वो अचीव्ड रहे, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर अपने लीडर को जो वोट दे रहा है तो वो सिर्फ उसी के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जानकारी अगर होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, ब्लैकमेल वगैरह करेंगे, और उसका वोट यानी कि वोट खरीदने बेचने वाली बात भी इस प्रकार की हो जाएगी। तो फिर ये जो है वो जो सिस्टम जो होता है एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी का, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो वो फिर जो है वो खराब हो जाएगा इसके चलते। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर्पस के लिए, राइट। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस चला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप नहीं, यानी कि अपीलेट के थ्रू जो है वो केस आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट हुआ क्या था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक आइडिया इन जनरल आपको होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो वोटिंग हुई थी गाइस, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं कि उस वोटिंग में सीक्रेट जो बैलेट है उसको उसका जो है वो उल्लंघन किया गया, यानी कि सीक्रेसी का उल्लंघन किया गया है, प्रिवेसी का उल्लंघन किया गया है। वहां पर कुछ सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था, तो जिसके चलते ये पता लग रहा था कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। तो ऐसी कुछ चीजें हुई थी, तो जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ चीजें बोली हैं, और इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एज इट इज जो ये लिखा हुआ है एज इट इज इसको नोट डाउन करिए। जैसे कि गाइज इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट्स इज एन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, यानी कि बिलीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है, यानी कि सीक्रेट बैलेट जो है, इसका जो प्रिंसिपल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिलीव है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये एज इट इज अगर आप मेंस में उपयोग करेंगे तो काफी अच्छा होगा। और इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 94 को रेफर किया, और वोट के दौरान कि एक वोटर जो है उसको जो भी वोट देना है वो उसके ऊपर है, वो किसी को भी वोट दे सकता है, और ये पूरी चीज कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, राइट। और पॉलिसी ऑफ द लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वोटर टू द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट। तो ये बताया गया कि ये कानून की पॉलिसी हम लोगों को जिस प्रकार की देखने को मिलती है कि वोटर्स के पास जो है वो राइट होता है अपने अपने वोट को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने का, यानी कि सीक्रेट रखने का। और इवन देखो इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि वोटर्स के डिस्क्रिशन की, तो क्या वोटर जो है ये आपसे प्रीलिम्स वगैरह में स्टेटमेंट वाइज मेंशन किया जा सकता है कि क्या कोई भी वोटर जो है क्या वो अपने वोट्स को डिस्क्लोज कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। जैसे कि मैं किसी भी पार्टी को अगर वोट दूं, किसी भी लीडर को वोट दूं, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। मैं चाहूं तो आपको बता भी सकता हूं, और नहीं बताना चाहूं तो भी जो है वो मेरे लिए वो है कि उसको मैं सीक्रेट रखूंगा, कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो उसमें ये भी लिखा है कि अगर मैं किसी को बता दूं तो मेरे खिलाफ कोई जो है वो ऐसी एफआईआर नहीं करेगा, मुझे किसी प्रकार की पनिशमेंट वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मैं किसी को बताता भी हूं तो, क्योंकि ये पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन है। तो वैसे ही होता है कि एक वोटर जो है अगर उसको नहीं बताना तो कोई पावर नहीं है जो उससे जो है वो क्वेश्चन पूछेगी कि आप क्यों नहीं बता रहे हो, या फिर आपको कोर्ट में घसीटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीक्रेसी जो है वो वोटिंग की हमेशा मेंटेन रहती है, बट वोटर के पास एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो जो है वो वॉलंटरी अपनी खुद की इच्छा से जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, और या फिर नहीं भी कर सकता। तो ये पूरा वोटर के ऊपर होता है, बाकी कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती कि आपको बताना है या फिर नहीं बताना है। अगर वो नहीं भी बता रहा है तो वो उसकी चॉइस है, अगर वो बता रहे हैं तो भी उसकी चॉइस है, अगर उन्होंने बता दिया तो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये वाली चीज भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप
आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा गाइस देखो, ये एक कॉर्नर स्टोन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, ये बिल्कुल आप लिखिएगा, ये वाली चीज यहाँ पे, ये बिल्कुल आप लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंस वगैरह जो होते हैं, अगर आप इसको मेंशन करेंगे अपने मेंस में तो काफी अच्छे आंसर आपको मिलेंगे। तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। ये एग्जैक्टली एज इट इज आप लिख दीजिए, राइट। एंड चॉइस ऑफ वोटर शुड बी फ्री, वोटर का जो चॉइस है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। चुनाव जो मतदाता का जो चुनाव है वो स्वतंत्र होना चाहिए, तो ये चीज है। और ये बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए, मतलब उसकी जो भी चीजें हैं, तो ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू हम लोग को वोटिंग देखने को मिलती है। और जजमेंट जो था गाइस, ये अपीलेट सिस्टम के थ्रू हम लोग को देखने को मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ये पूरा मामला चला था, जहां पर जो है वो देखा गया था कि पंचायत के जो मेंबर्स वगैरह जो है उन्होंने वॉयलेट किया है सीक्रेसी रूट, जो बैलेट जो है, सीक्रेट बैलेट जो है वो उसका। तो ये सब चीजें फुटेज के थ्रू जो है वो पाई गई थी। तो उसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोल दिया है कि अब रिवोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगले 2 महीनों के अंदर। हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट ये पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलियन बैलेट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज की है, तो ये भी आप एज इट इज जो है वो नोट डाउन कीजिए, राइट। और इसके अलावा आप ये वाली चीज भी याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 94 के अंदर स्टेट सिविल सर्विसेज में सेक्शन पूछे जा सकते हैं, बट यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट फिर भी अगर आपको याद रहे ये सेक्शन तो अच्छा है। बाकी ये तो जरूर याद रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर बाकायदा मेंशन्ड है कि इस सीक्रेसी के बारे में, राइट राइट, नहीं सीक्रेट बैलेट के बारे में, कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो वोटर के चॉइस की मेंटेन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इसी चीज को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी अपने जजमेंट में। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई। इसके अलावा वोटर का डिस्क्रिप्शन, आपको एक आइडिया होना चाहिए वोटर के डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज थी पूरी। अब बात करेंगे यूनिसेफ किड पावर के बारे में, किड पावर। तो यूनिसेफ किड पावर जो है गाइस, तो ये इसने अभी रिसेंटली 13 योगा के स्ट्रेचेस और पोजेस जो है, यानी कि 13 योग के जो मुद्रा और आसन जो है उसको लिस्ट किया है। तो ये बच्चों के लिए योगा जो है वो बताया गया है, लिस्ट किया गया। बट अब देखो इसमें खासियत क्या है, तो ये करती क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी भी पता लग जाएगा एक्सप्लेन करते करते। पहले थोड़ी सी हम लोग यूनिसेफ किड्स पावर की बात कर लेते हैं। तो 2015 में ये लॉन्च की गई थी। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है गाइस जो कि एक टेक्नोलॉजी फर्म के कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो लॉन्च किया गया था। इन लोग क्या करते हैं गाइस, यानी कि ये यूनिसेफ किड पावर, तो ये कुछ एक्टिविटी ट्रैकर बैंड्स जो है वो बच्चों के लिए डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आपने वो एमआई के बैंड्स के बारे में देखा होगा कि फिटनेस ट्रैकर जो होता है ना, बैंड जो होता है हाथ में बैंड लगा के लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उस बैंड में पूरी चीज रिकॉर्ड होती रहती है। तो ये उसी प्रकार का एक्टिविटी ट्रैकर जो है ये जो है वो बनाते हैं, ठीक है, यूनिसेफ किड्स पावर में। अब ये एक्टिविटी ट्रैकर दिया जाता है छोटे बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं, अपनी फिटनेस जो है वो ट्रैक करते हैं इस ट्रैकर के अंदर, यानी कि ब्रेसलेट की तरह वो अपने हाथों में पहन लेते हैं, और ये स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाता है, और वो वेरियस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं। तो उनकी हर एक चीज जो होती है वो काउंट होती है, और उसके बेसिस पर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स के साथ यूनिसेफ क्या करती है, जितने भी पॉइंट्स बच्चों ने जो है वो कलेक्ट किए हैं, यानी कि एक्सरसाइज करके, वॉकिंग वगैरह करके, तो उन पॉइंट्स का जो है वो मतलब उस पॉइंट को जो है वो मॉनिटरी बेसिस पर कन्वर्ट करते हुए, ये जितने भी जो माल नरिश्ड बच्चे हैं, कुपोषण वाले जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे जो हैं, तो उनको जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाता है। उनको थेरापेटिक फूड जो है, रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड जो है, ये प्रोवाइड किया जाता है पूरे दुनिया भर में माल नरिश्ड बच्चों को। तो देखो कितनी शानदार चीज है। अब इसमें क्या हुआ गाइस, तो अब ये पूरी चीज हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, एक बच्चा जब, छोटा सा बच्चा जब ये एक्सरसाइज करेगा, तब उसके एक्सरसाइज के कारण जो है दूसरे लोगों को खाना मिलेगा। तो ये आप कंसेप्ट को समझो, यहां पर इतना बेहतरीन ये कंसेप्ट यूनिसेफ ने बनाया है। तो यूनिसेफ ने बच्चों को एग्जैक्टली पावर दी है कि बच्चे हर दिन जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, उससे उसका इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल पर पड़ता है, रियल टाइम पे, यानी कि रियल वर्ल्ड पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि इससे बच्चे के माइंड में भी कितनी बेहतरीन चीज होगी। एक तो बच्चा अपने फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहेगा कि यार मुझे फिटनेस करनी है, दूसरी बात उसके माइंड में एक इमोशनल चीज भी जनरेट होगी कि नहीं यार, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरी वजह से दूसरों को फायदा मिलेगा। तो ये कितनी बेहतरीन चीज है, इसको तो पता है इवन आप पेपर 4 में भी मेंशन कर सकते हो, जीएस पेपर 4 में, राइट। काफी शानदार चीज है, और बल्कि अपने मेंस में तो जरूर इसको मेंशन कीजिएगा, कहीं पर नोट डाउन करके रखो ये, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती है ना, ये अगर आप मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ यार आप जो है वो एक
फिजिकल चीज को इमोशनल चीज में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरी बात, एक्सरसाइज को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि योगा के पोजेस यहाँ पर लाए गए थे, राइट। तो ये बहुत शानदार, मुझे तो काफी शानदार लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ये इसकी लिंक है, आप चाहें तो जाकर इसमें विजिट भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, ठीक है। ये ऑफिशियल लिंक है इसकी यूनिसेफ किड पावर की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया गया था। इसकी जो थीम थी ये योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018 टू 2030 मोर एक्टिव पीपल फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड के अंदर भी मेंशन किया है WHO ने कि योगा जो है ये लोगों की हेल्थ को जो है वो इंप्रूव करता है। तो ये वाली चीज भी जो है वो यहाँ पर बताई गई है। तो WHO का भी एक चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड नेशन ने 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो डिक्लेयर किया था 11 दिसंबर 2014 को, जब 69 सेशन हम लोग को जनरल असेंबली का देखने को मिला था। और ये आप जानते हो कि इंटरनेशनल योगा डे जो इनिशिएटिव है, इसका प्रपोजल हमारे इंडिया के द्वारा ही जो है वो रखा गया था, ठीक है। और ये जो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा देख लो। आपकी योगा का जो लोगो है, जो इंटरनेशनल योगा का जो लोगो, तो उसमें उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं, उसके कलर जो है उसके क्या क्या मीनिंग है, तो ऐसा करके भी जो है वो पूरा देख लो थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ये भी कभी कभी आ जाता है। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है गोल्डन लंगूर के बारे में। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट ने गाइस कहा है कि ये जो गोल्डन लंगूर है इनको काफी ज्यादा आज की डेट में खतरा बढ़ता जा रहा है। और किसके कारण? इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बच्चे वगैरह जो है वो पैदा नहीं कर रहे हैं इसके चलते, तो ये बढ़ता हुआ खतरा जो है वो इनके ऊपर नजर आ रहा है। इनके साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ट्रैकी पेथेकस गी हम लोग को इनका साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। ये अपने गोल्डन कलर के लिए जाने जाते हैं। इनका जो फर है आप देख सकते हो ऊपर, तो ये इनका फर जो है वो गोल्डन कलर का होता है और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। बट कहा यह भी जाता है कि ये जिस एरिया पर रहते हैं, जिस रीजन पर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अपने फर का कलर जो है ये चेंज कर लेते हैं। और सीजन पर भी ये अपने फर का कलर इनका चेंज होता रहता है। तो ये भी इनकी एक खासियत है। इवन जैसे कि इनके जो बच्चे होते हैं वो पूरे के पूरे व्हाइट कलर के होते हैं और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तब ये गोल्डन कलर के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये भी इनकी एक खासियत है। और ज्यादातर ये पेड़ों पर ही रहते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट के अपर रीजन पर, कैनोपी पे। और कैनोपी क्या होता है जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए, कैनोपी फॉरेस्ट क्या होते हैं। और इनको लीफ मंकी भी कहा जाता है, ठीक है, लीफ मंकीज। इसके अलावा ज्यादातर ये आपको सदर्न भूटान में देखने को मिलेंगे, असम इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। और ये काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे रहते हैं, जैसे कि भूटान वाले एरिया पे अगर आप देखोगे तो मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मानस जो नदी है, संगोश नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, तो इसी रीजन पर ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है न्यू दिल्ली की, इसने काम दिया है असम को कि मतलब इन गोल्डन लंगूर जो है असम के अंदर उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो 2011 से सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली ने जो है वो स्टेट जूज जो है जितने भी असम के अंदर, तो उनको टास्क दिया हुआ है कि इनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना है। 2019 के अंदर भूटान ने जो है वो रिकॉर्ड किया कि इनकी जो पॉपुलेशन है गोल्डन लंगूर्स की, ये 62% तक गिर गई है 2009 के सेंसस से। और हालांकि 2019 का सेंसस पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये फिनिश नहीं हो पाया, बट फिर भी जो है वो इनकी पॉपुलेशन 62% ड्रॉप होना भी एक बहुत ही बड़ा मेजर साइन है कि ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम तेजी से जो है वो गिर रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। गाइस अब बात करेंगे एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के बारे में। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की एक स्टडी सामने आई है जिसमें इन्होंने डिटेक्ट किया है फ्लोरीन को इन्होंने स्टडी किया है। पहली बार ऐसा पाया गया है कि हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार के अंदर भारी मात्रा में सिंगल आयनाइज्ड फ्लोरीन हम लोग को देखने को मिले हैं। अब देखो गाइस, ये साइंस एंड टेक का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टर्म्स से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये फलाना टर्म क्या है? तो देखो एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स अगर आपसे पूछ लिया है तो आपका आंसर ये होगा कि समझ लो आप कंसेप्ट को पहले, कि एक्सट्रीम हीलियम स्टार जो है ये लो मास सुपर जाइंट हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने स्टेलर थ्योरी को पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो ये पढ़िए जाकर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है स्टेलर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस प्लैनेट का, इस धरती के अंदर ये स्टार्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो ये स्टेलर इवोल्यूशन थ्योरी के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले जो है वो गैसेस डेवलप होती हैं और इसमें हाइड्रोजन का काफी मेन रोल होता है। तो इन्होंने कहा था इस थ्योरी के अंदर कि हाइड्रोजन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक किसी भी प्लैनेट के, किसी भी स्टार के बनने के लिए। तो इनिशियल स्टार के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो हाइड्रोजन से शुरू होती है। बट यहां पर एक्सट्रीम
हीलियम स्टार्स ये ऐसे स्टार हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और इस प्रकार के स्टार मात्र 21 ही हमें अभी तक हमारी गैलेक्सी में देखने को मिले हैं। इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसी चीज को लेकर इसने चैलेंज किया है स्टेलर थ्योरी को। और इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है उसकी रिसर्च अभी भी चल रही है, और इसको एक रहस्य ही बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लोरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अभी जब रिलेशनशिप साइंटिस्ट ने जो है वो क्रिएट किया, एक्सप्लोर किया कि हॉट एक्सट्रीम हीलियम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं स्टार्स, और साथ ही साथ कूलर एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स, तो हॉट और कूल ये दोनों एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स को जब आपस में कंपेयर किया गया तो पाया गया कि फ्लोरीन जो है वो भारी मात्रा में अबंडेंस में हम लोग को हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर बताई गई। और मेन फॉर्म जो है इन ऑब्जेक्ट्स का गाइस, तो वो बना है कार्बन ऑक्सीजन और हीलियम व्हाइट डार्फ को मर्ज करके, तो ये बताया गया। हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये फ्लोरीन वाली आप याद रखिएगा। दूसरी ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन को लेकर, कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन डेफिशिएंट होता है, राइट। तो ये एक ऐसे एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स हम लोग को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर व्हाइट डार्फ क्या होता है, तो व्हाइट डार्फ गाइस ये भी एक तारे होते हैं, सन की तरह ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और ये जैसे ही इनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है वैसे ही ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको कहाँ पता लगेंगी, न्यूक्लियर फ्यूल और ये सब चीजें, तो जब आप एक स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, स्टेलर थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, तब आपको ये पूरी चीज क्लियर होगी। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक है, 3-4 घंटे आपको लगेंगे इसको पूरा समझने में अगर आप इनिशियली से शुरुआत कर रहे हो, बट इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस प्रकार की चीजें अगर न्यूज में आ रही हैं तो इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा गाइस टिपिकली सिंपल सी बात ये आप याद रखो, ये जो व्हाइट डार्फ जो होते हैं ये हमारी जो सन जो होते हैं उससे आधे होते हैं, हमारे सूर्य से आधे होते हैं, बट हमारी धरती से थोड़े बड़े हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। और ये काफी ज्यादा इनका टेम्परेचर हॉट होता है, ये 1 लाख केल्विन से ज्यादा इनका टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और सिर्फ इनका जो स्टार जो होता है उसका कोर जो होता है वो हॉट होता है, और जो एक्सट्रीम आउटर मटेरियल जो होता है वो इतना हॉट हम लोग को नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट इनका कोर एक्सट्रीम हॉट होता है, और वही मैंने आपको बताया 1 लाख केल्विन के टेम्परेचर का इनका कोर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये अपनी एंड स्टेज में जाकर बर्स्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट। तो उस समय ये चीज पूरी व्हाइट डॉर्फ जो है वो बनकर आती है, तैयार होती है, स्टार एक व्हाइट डॉर्फ बनता है। क्योंकि आप जब स्टेलर थ्योरी को भी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक्सट्रीम में जब एक हम लोग को वो देखने को मिलता है, एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो हाई मास का होता है तो ये न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बन जाता है, बहुत ज्यादा हाई मास का होता है तो ब्लैक होल बन जाता है, कम मास का होता है तो ये प्लैनेटरी नेबुला के चलते हम लोग को व्हाइट डॉर्फ बनते हुए नजर आता है। देखो ये व्हाइट डॉर्फ का कंसेप्ट भी आपको यहीं पर जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन का। ठीक है, तो ये था पूरा हीलियम, ये वाले एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स में ये हमने देखा, राइट, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है तो ये देखो, ये तो आपने पढ़ लिया, बैड लोन्स। बैड लोन्स का इशू ऑफ बैड लोन्स का एक टॉपिक सामने आ रहा है। बैड लोन्स क्या होते हैं गाइस, तो देखो बैड लोन्स मतलब कि बैंक ने एक व्यक्ति को लोन दिया, व्यक्ति कंपनी किसी को भी, ठीक है, लोन दिया, अब वो व्यक्ति जो है वो चुका नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, एनपीए हो गया। एनपीए बैड लोन्स होता है। ठीक है, और मैंने कल के आपके टेस्ट में जो है वो आपको पढ़ाया था कि जो इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट लिया था मैंने आपका, तो उसमें मैंने आपको बैड बैंक्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा था, है ना। तो ये बैड बैंक्स नहीं है, बैड लोन्स है। बैड बैंक्स की अभी तैयारी चल रही है एट प्रेजेंट, रिकमेंडेशन काफी सारी कमिटीज दे रही है कि बैड बैंक्स जो है वो शुरू किए जाए, ऐसे बैंक जो कि एनपीए को रिजॉल्व करने का काम करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिजॉल्व करने का काम करेंगे। तो देखिए गाइस, आज की डेट में हमारे कंज्यूमर, हमारी कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग काफी ज्यादा कम हो गई है पिछले कुछ महीनों में। और मैंने आपको हमेशा पढ़ा है कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग को ये चीज सीखनी है कि इकोनॉमी को अगर स्टेबल करना है तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना जरूरी है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, कि अगर इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो स्पेंडिंग के ऊपर ज्यादा टारगेट करना है, ज्यादा फोकस करना है। बट पिछले कुछ महीनों में कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो कोलैप्स हो गई, राइट, खर्चा नहीं कर रहे कंज्यूमर्स, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी भी जो है वो थप गई है, और रिसेशन का एक पीरियड हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार का, राइट। और इसमें कहा गया है कि कुछ समय के बाद चीजें जो है वो रिवाइव हो सकती हैं, बट इट विल टेक सम टाइम प्री कोविड लेवल में आने के लिए। और हालांकि प्री कोविड लेवल में भी इंडिया की कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम लोग स्लो डाउन से ऑलरेडी गुजर रहे थे, राइट, बट अब और बुरी स्थिति जो है वो हो गई है। और इवन कहा जा रहा है कि काफी सारी कंपनीज जो है गाइस ये आउट ऑफ कैश होने वाली है, यानी कि इनके पास पैसा बचने नहीं वाला। कौन सा पैसा, अपने एम्प्लॉइज को जो है वो सैलरी देने वाला पैसा, तो ये बचने नहीं वाला है। अब एक कंपनी के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने वाला पैसा नहीं बचेगा तो वो एम्प्लॉइज को निकालेगी, जो कि और भी काफी बुरी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीजें जो है वो अभी एक रिपोर्ट के थ्रू सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि कंपनी जैसे ही आउट ऑफ कैश जो है वो हो जाएगी तब वो उस पोजीशन पे नहीं रहेगी कि ना वो अपने
एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाए, ना वो बैंक को लोन दे पाए, तो अल्टीमेटली वो कंपनी एक डिफॉल्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये एनपीए की समस्या आने वाले समय में बढ़ने की संकेत जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और एक क्रिसिल जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि करीब 40,000 कंपनीज जो हैं, तो यानी कि टोटल 40,000 कंपनीज है, उनमें से 70% के आसपास कंपनीज जो है बताई जा रही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को जो है वो निकाल देंगी, राइट। और अगर वो नहीं भी निकालती है तो वो उनकी सैलरी वगैरह जो है वो कट कर देंगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये इतनी बुरी स्थिति जो है वो आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि कंपनी के पास सिर्फ अगले 6 महीने तक ही अपने एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए की पावर है। उसके बाद 6 महीने के बाद अगर चीजें सही नहीं हुई तो बहुत बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। और इवन आज की डेट में भी आप जान ही रहे होगा इसकी, काफी सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, एमएनसीज वगैरह में, काफी सारी कंपनीज वगैरह में आपको पता होगा, तो उनकी सैलरी में भी डिडक्शन हुआ होगा, आपने सुना होगा। या फिर अगर आप खुद भी जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा कि आज की डेट में कितना ज्यादा प्रेशर्स हम लोग को कंपनी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी की काफी ज्यादा हालत खराब है। इसके अलावा जैसे कि पास पेमेंट, कोई कंपनी अगर उसका कोई पुराना अटका हुआ पेमेंट है तो वो भी मिलना आज की डेट में उस कंपनी को मुश्किल है। या फिर फर्दर उसके जो सप्लायर्स वगैरह जो है उस पर भी काफी नेगेटिव पड़ेगा, या फिर उसके फ्यूचर बिजनेस जो है वो भी काफी नेगेटिव हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर एक कंपनी को किसी से पैसा लेना है तो पैसा तो अटक गया, पैसा देना है तो जिसको देना है उसकी भी हालत खराब, वो कंपनी दे पाएगी नहीं, राइट। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो दूसरे जो लोग हो, जैसे कि एक होलसेलर जो होता है वो रिटेलर्स को सामान बेचता है, ठीक है। कई बार सामान जो है वो रिटेलर्स के अच्छे टर्म्स के कारण उसको एडवांस में दे दिया जाता है, पैसे की डीलिंग बाद में होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर का भी सामान चला गया, और मतलब वो रिटेलर पैसे दे नहीं पा रहा है, उसके बाद सामान स्टॉक आ गया और ना उसका स्टॉक बिक रहा है, ना वो उसको वापस कर पा रहा है, और होलसेलर के पास भी पैसा नहीं आ पा रहा है। तो आप सोच रहे हो कि कितनी बुरी स्थिति जो है वो हर हर सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है आज की डेट में, आज की जो कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें। तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट के अंदर पाई गई हैं, बताई जा रही हैं, राइट। बट अभी तक एट प्रेजेंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ एनपीए वाली न्यूज वगैरह क्यों नहीं आ रही, तो उसकी वजह है गाइस मोरेटोरियम। तो आपको पता होगा, हम लोग ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए जितने भी, तो उनको कहा गया कि आपने जिन लोगों को लोन दिया है तो उन लोगों को आप मोरेटोरियम पीरियड जो है वो दो, जिससे कि 3 महीने का, कि 3 महीने के बाद जो है वो लोन चुका सकें, और इस 3 महीने के बीच में आप उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए आज की डेट में डिफॉल्ट वगैरह की चीजें सामने नहीं आ रही है, एनपीए वगैरह की चीजें सामने नहीं आ रही है, बट ये आगे चल के आएंगी। अगर 3 महीनों में, 90 दिनों में अगर सामने वाले व्यक्ति जो है वो लोन रिपे नहीं कर पाए, तब हम लोग को बैड लोन्स, एनपीए की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और कहा जा रहा है कि नवंबर के बाद से ये डिफॉल्ट लोन वाली चीजें इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो ये रिपोर्ट के अंदर ये कुछ चीजें आई हैं जिसके बारे में हालांकि कई बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें भी, बट फिर भी एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया था इसको डिस्कस किए हुए, मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो गए होंगे, राइट। तो अब हमने इसको फिर से देखा है वाले टॉपिक को, इकोनॉमी वाले को, और रिवाइव करना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कॉवी4 क्वेश्चन आता है, कॉवी4 क्या है, तो याद रखिएगा एक एंटी वायरल रेमडेसिविर हम लोग को देखने को मिल रही है, कोरोना वायरस से को ट्रीट करने की एक दवाई है। ये बेसिकली इंजेक्शन टाइप की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इंजेक्टेबल है, और साथ ही साथ दवाई भी हम लोग को देखने को मिलती है। अभी उस कुछ समय पहले ये ग्लेनमार्क फेबी फ्लू, ये भी एक दवाई हम लोग को देखने को मिली है, और अभी जो है वो कॉवी4 हम लोग को एक दवाई देखने को मिल रही है जो कि कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए बताई जा रही है। इसको ड्रग मेकर जो दवा कंपनी है हेट्रो, उसके द्वारा अभी बनाया गया है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी जो है वो इस दवाई को लॉन्च करने का मिल चुका है, यानी कि सप्लाई करने का मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये 2 दवाई हैं कोरोना वायरस को ट्रीट करने की, आप कहीं पे रिकॉर्ड करके रख लो, कोरोना वायरस का जहाँ पे भी आपने नोट्स बना के रखा होगा। और इसके अलावा अभी बाबा रामदेव जी ने भी एक दवाई जो है वो निकाली हुई है, तो उसके बारे में भी आगे चल के हम लोग 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये वाले हो गए गाइस आज के लिए, सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी, बट अभी जाना नहीं है कहीं पे। अभी थोड़ी देर में आपका एक टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है, अभी के अभी ये वीडियो को खत्म होने के बाद। और मैं कोशिश करूंगा कि देखो ये वाला जो वीडियो आप देख रहे होगे, तो ये आप जो है वो आज 25 तारीख को देख रहे होगे ये वाला वीडियो, राइट। और आज का जो वीडियो है मैं पॉसिबिलिटी कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आप लोग को प्रोवाइड करा दूं, एनी हाउ शाम से पहले ही करा दूंगा, वैसे तो पूरी कोशिश मेरी रहेगी आज की वीडियो में, और कल से फिर हम अपने रेगुलर टाइम पे आ जाएंगे। अरे वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे यहाँ पे जो है वो बारिश बहुत तेज हुई थी यहाँ पे, तो उसके कारण यहाँ का वोल्टेज एकदम लो हो गया था, जिसके कारण मेरा लैपटॉप वगैरह कोई भी सिस्टम जो है वो चार्ज नहीं हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल जा रही थी। तो मतलब उठ ही नहीं पा रहा था लैपटॉप वगैरह, तो इसीलिए कल का जो लेक्चर जो था वो जो है वो आपको मिल नहीं पाया, तो ये कल वाला आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि संडे को प्रोवाइड करा दूं, फिर मैंने कहा नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, काम कर लेंगे, 1-2 दिन में फिनिश कर देंगे, रेगुलर ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आप देखो
अभी जो है वो आज के जो लेक्चर है वो थोड़ी देर के बाद आपको या तो मिल जाएगा या फिर शाम में 6 बजे से पहले पहले तो मैं एनी हाउ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब जनरल स्टडीज के कुछ होमवर्क आप देख लो। तो स्टेलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा में इलेक्शन की प्रोसीजर क्या होती है वो पढ़िएगा। जल जीवन मिशन के बारे में आप पढ़िएगा। फरवरी 2020 में मैंने ये वाली चीज आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए गाइस, अभी ये जल जीवन मिशन हम लोग को इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अगेन 2020 और 2021 में भी बताया जा रहा है कि 32% का शॉर्टफॉल जो है वो सेंट्रल लेवल की तरफ से जल जीवन मिशन में जो है वो बताया जा रहा है। तो ये एक चीज है, एक जनरल एक अपडेट आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जल जीवन मिशन क्या है इसको एक बार आप जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये 4 चीजें हैं, इसका आपका होमवर्क जो है वो आपको करना है। होमवर्क में क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये चारों टॉपिक्स के। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के 100 डेज के क्रैश कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी आपके लिए अवेलेबल है। इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और अभी जो टेस्ट आपके सामने आने वाला है जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो इसमें से 10 में से आपका क्या स्कोर है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा।